हेलो दोस्तों, हमारे राजस्थान की नदियों वाला टॉपिक चल रहा था और आज उसकी ये अंतिम क्लास है जिसमें हम अरब सागरीय का तंत्र पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर अब हम देखते हैं अगला। हमने माही नदी तंत्र को कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं सुकेल नदी तंत्र। सुकेल नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो सिरोही की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और सिरोही में अल्प प्रवाहित होने के बाद ये कच्छ के रण में विलय हो जाती है। किस में विलय हो जाती है? तो कच्छ के रण के अंदर इसका विलय हो जाता है। फिर देखते हैं पश्चिमी बनास नदी तंत्र। पश्चिम बनास नदी तंत्र, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है नया सानवारा सिरोही से। कहाँ से होता है? नया सानवारा सिरोही से। उसके आगे इसके ऊपर आबू रोड शहर स्थित है। बनास बांध बना हुआ है, तो बनास बांध और गोकुल भाई भट्ट बांध है, ये दोनों कहाँ स्थित है? सिरोही के अंदर स्थित है, पश्चिमी बनास नदी पर। इसके अलावा डीसा नगर शहर स्थित है इसके ऊपर, और इसका विलय कहाँ होता है? ये कच्छ के रण के अंदर इसका विलय हो जाता है। तो ये पश्चिमी नदी तंत्र हो गया। इसके अंदर ये शहर पूछे जा सकते हैं कि कौन सी नदी के ऊपर स्थित है। तो एक तो हो गया आबू रोड शहर, बनास बांध, गोकुल भाई भट्ट बांध, डीसा नगर शहर, ये किसके ऊपर स्थित है? तो ये पश्चिम बनास नदी के अंदर उपस्थित है। और ये भी ध्यान रखना कि पश्चिम बनास नदी किसके अंदर मिलती है? तो ये अंत में कच्छ का रण में मिलती है। कच्छ का रण गुजरात के अंदर इसका विलय होता है। इसकी सहायक नदी अगर हम देखें तो सहायक नदी इसकी एक तो है सूकली और दूसरी है सिप्पू। ये किसकी सहायक नदी हो गई? पश्चिमी बनास नदी तंत्र की दो सहायक नदी हो गई, सूकली और सिप्पू। अगला हम पढ़ते हैं अब साबरमती नदी तंत्र। यह उदयपुर जिले के दक्षिण भाग से कई शाखाओं के रूप में निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो उदयपुर से। कौन कौन सी शाखाएं निकलती है? तो हथमती, माजम, वेतरई, मानसी, सेई, वाकल, मेसवा आदि क्या इसकी सहायक नदियां हैं। तो एक बार फिर से देख लो, सहायक नदियां कौन सी है? हथमती, माजम, वेतरई, मानसी, सेई, वाकल, मेसवा इसकी क्या है? सहायक नदियां है। इसको हम एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ये ट्रिक ये लिखी गई है ऊपर। वैसे हमें मावा चाहिए। क्या चाहिए? वैसे हमें मावा चाहिए। या वे से हो जाएगा वेतरई, से हो जाएगा सेई नदी, है से हो जाएगा हथमती, मे से हो जाएगा मेसवा, मा से हो जाएगा माजम, वा से हो जाएगा वाक्कल नदी। तो ये इसकी ट्रिक हो गई। गुजरात में ये सभी शाखाएं मिलकर साबरमती नदी बनाती है और ये सभी शाखाएं मिलकर गुजरात में क्या बनाती है? साबरमती नदी। साबरमती गुजरात की प्रमुख नदी है जो यहाँ से प्रवाहित होने के बाद खंबात की खाड़ी में विलय होती है। कहाँ विलय होती है? तो खंबात की खाड़ी के अंदर इसका विलय होता है। साबरमती गुजरात की मुख्य नदी है जो यहाँ से प्रवाहित होने के बाद खंबात की खाड़ी में विलय हो जाती है। अब ये देखते हैं, ये मानसी नदी हो गई, ये माजम नदी हो गई, वेतरई नदी और ये मेसवा नदी हो गई। इधर से ये हथमती नदी हो गई और फुलवारी की नाल उदयपुर से ये कौन सी नदी हो गई? तो ये वाक्कल नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई? ये वाक्कल नदी। तो ये वाक्कल नदी हो गई। और मानसी नदी और वाक्कल नदी, इन दोनों के संगम पर यहाँ पे क्या बनी हुई है? जल सुरंग बनी हुई है, मानसी वाक्कल परियोजना। क्या बनी हुई है? मानसी वाक्कल परियोजना पर एक जल सुरंग बनी हुई है जो 11.2 किलोमीटर लंबी है। और खिराज गुजरात में इन सभी शाखाओं का विलय होता है। कहाँ पर विलय होता है? खिराज गुजरात में। और उसके पश्चात यह क्या कहलाती है? साबरमती नदी। और इस साबरमती नदी पर अहमदाबाद शहर स्थित है और गांधीनगर शहर स्थित है। और अंततः यह खंबात की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। तो साबरमती अंत में कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी के अंदर। मानसी वाक्कल या देवास परियोजना, उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए मानसी वाक्कल परियोजना बनाई गई है। मानसी तथा वाक्कल परियोजना बनाई गई है किसको? उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए। और मानसी वाक्कल नदियों को इनको जोड़ने के लिए 11.2 किलोमीटर लंबी जल सुरंग बनाई गई है 2013 में। कब बनाई है? तो 2013 के अंदर। वर्तमान में इसे मोहनलाल सुखाड़िया पेयजल परियोजना के नाम से जानते हैं। और इस मानसी वाक्कल परियोजना को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो मोहनलाल सुखाड़िया पेयजल परियोजना के नाम से जानते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है और ये जो जल सुरंग है मानसी वाक्कल परियोजना, यह राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है।
साबरमती की कुल लंबाई अगर देखें तो साबरमती की कुल लंबाई है 320 किलोमीटर, और राजस्थान के अंदर अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो यह है 28 किलोमीटर, उदयपुर के अंदर। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अगला हम देखते हैं अब लूणी नदी तंत्र। इंपॉर्टेंट है लूणी नदी तंत्र। इसकी लंबाई होती है 350 किलोमीटर। कितनी होती है लूणी नदी की? तो ये 350 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। उपनाम इसके देखते हैं हम, लवणवती। उपनाम क्या है इसका? लवणवती। इंपॉर्टेंट है इसका उपनाम। कालिदास ने लूणी नदी को अंतरसलीला कहा है। तो लूणी नदी को अंतरसलीला किसने कहा है? तो ये कालिदास ने कहा है। बालोतरा में लूणी नदी की सर्वाधिक बाढ़ आने की संभावना रहती है। तो लूणी नदी पर सर्वाधिक बाढ़ आने की संभावना कहाँ रहती है? तो ये बालोतरा बाड़मेर में। नाग पहाड़ अजमेर से सागरमती तथा पुष्कर से सरस्वती नदी के रूप में निकलती है। तो अजमेर से ये कौन सी नदी के रूप में निकलती है? सागरमती। तथा पुष्कर से सरस्वती नदी के रूप में निकलती है। तथा गोविंदगढ़ अजमेर में ये दोनों विलय होकर क्या कहलाती है? लूणी नदी कहलाती है। तो सागरमती और सरस्वती नदी, इन दोनों का मिलन कहाँ होता है? गोविंदगढ़ अजमेर में, और उसके पश्चात ये लूणी नदी कहलाती है। अब लूणी की सहायक नदियां देखते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है लूणी की सहायक नदियों को याद रखने की। सूखी बांडी खारी जो जवाई से मिली। सूखी बांडी खारी जो जवाई से मिली। सू से हो जाएगी सूकड़ी नदी, बांडी नदी, खारी नदी, जोजड़ी नदी। जो से क्या हो जाएगी? जोजड़ी नदी, जवाई नदी। मी से क्या हो जाएगी यहाँ पर? मीठड़ी नदी। और ली से हो जाएगी लीलड़ी नदी। ये क्या हो गई? इसकी सहायक नदियाँ हो गई। अब इन सहायक नदियों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दाएं किनारे की सहायक नदी। तो एकमात्र नदी है दाएं किनारे से गिरने वाली, तो वो कौन सी है? जोजड़ी नदी। और एकमात्र नदी जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, तो वो कौन सी है? ये जोजड़ी नदी है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई ये जोजड़ी नदी। जोजड़ी पांडुल गांव नागौर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पांडुल गांव नागौर से निकलती है। तथा बिलाड़ा जोधपुर में लूणी में विलय होती है। कहाँ पे विलय होती है? बिलाड़ा जोधपुर में लूणी में विलय होती है। लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, तथा एकमात्र लूणी की सहायक नदी जो लूणी के दाएं किनारे पर मिलती है। तो लूणी के दाएं किनारे पर मिलने वाली नदी कौन सी हो गई है? जोजड़ी नदी हो गई। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है, कौन सी नदी? तो ये जोजड़ी नदी है, जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। ध्यान रखना। तो इसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, तथा एकमात्र लूणी की सहायक नदी है जो लूणी के दाएं किनारे से मिलती है। तो लूणी के दाएं किनारे से आने वाली है एकमात्र नदी है जोजड़ी नदी। अब इसको ये डायग्राम से हम देखते हैं। तो इधर देखते हैं पुष्कर की पहाड़ियों से ये नदी आती है सरस्वती नदी, और नाग पहाड़ अजमेर से आती है सागरमती नदी। और इन दोनों के मिलन कहाँ होता है? तो ये गोविंदगढ़ अजमेर में इन दोनों नदियों का मिलन होता है, और यहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है? तो ये अपन ने पढ़ लिया, यहाँ से इसका नाम लूणी नदी हो जाता है। और पांडुल नागौर से ये जोजड़ी नदी आती है। एकमात्र दाईं ओर से आने वाली नदी है जोजड़ी नदी, जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता, तो ये हो गई जोजड़ी नदी। और ये कहाँ मिलती है? तो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर किस में मिल जाती है? लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। फिर ये लीलड़ी नदी आती है। लीलड़ी नदी कहाँ से आती है? तो जवाजा अजमेर से ये लीलड़ी नदी आती है, और ये पाली के अंदर इसमें मिल जाती है लूणी नदी के अंदर। फिर आती है बांडी नदी, और बांडी नदी कहाँ से आती है? पश्चिम अरावली से आती है, और इस पर पाली शहर स्थित है। और ये लालसानी गांव पाली के अंदर किस में मिल जाती है? तो ये इसमें लूणी नदी के अंदर मिल जाती है, लालसानी गांव के अंदर। और यहाँ से मीठे पानी का आरंभ होता है। लालसानी गांव से क्या होता है? मीठे पानी का आरंभ होता है। और इसी बांडी नदी पर एक हेमावास बांध बना हुआ है पाली के अंदर। फिर आती है ये सूकड़ी नदी आती है देसूरी पाली से, और इस सूकड़ी नदी के ऊपर एक बाकड़ी बांध स्थित है। तो ध्यान रखना, सूकड़ी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? बाकड़ी बांध स्थित है जालोर के अंदर। और ये जालोर दुर्ग भी कहाँ स्थित है? ये भी सूकड़ी नदी के ऊपर स्थित हो गया। और अंततः यह समदड़ी गांव बाड़मेर के अंदर इसमें गिर जाती है लूणी नदी के अंदर। तो ये लूणी नदी के अंदर गिर गई। फिर आती है गोरिया गांव पाली से। गोरिया गांव पाली से कौन सी नदी आती है? तो जवाई नदी आती है। गोरिया गांव पाली से आती है, और इसके ऊपर जवाई बांध बना हुआ है पाली के अंदर। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जवाई बांध को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। तो ये जवाई बांध हो गया जवाई नदी के ऊपर। और जवाई की दो सहायक नदी आती है, एक तो आती है मंथाई नदी और एक होती है खारी।
मंथाई नदी ये कहाँ से आती है? रणकपुर जैन मंदिर पाली से आती है, और ये रणकपुर जैन मंदिर बना हुआ है इस मथाई नदी पर, और ये किस में मिल जाती है? जवाई नदी के अंदर मिल जाती है। और एक खारी नदी आती है, ये भी जवाई की सहायक नदी है, जो जसवंतपुरा की पहाड़ियों जालोर से आती है, और किस में गिर जाती है? ये जवाई नदी के अंदर मिल जाती है। कहाँ पर? तो साइला गांव के अंदर। साइला गांव के अंदर किस में मिल जाती है? जवाई नदी पर। और इस खारी नदी के मिलने के बाद में ये नदी क्या कहलाती है? तो खारी नदी और जवाई नदी के मिलने के बाद में ये नदी का नाम हो जाता है सुकड़ी थर्ड। क्या जाता है? सुकड़ी थर्ड। तो ये ध्यान रखना, जवाई की तो दो सहायक नदी हो गई, मंथाई और खारी, और जब जवाई के अंदर ये खारी नदी मिलती है उसके पश्चात इसका नाम हो जाता है सुकड़ी थर्ड। और अंततः ये नदी कहाँ गिर जाती है? लूणी नदी कच्छ का रण में। बालोतरा से इसका पानी कैसा प्रारंभ हो जाता है? तो खारा पानी प्रारंभ हो जाता है। उससे पहले, बालोतरा से पहले तक लूणी नदी के अंदर मीठा पानी रहता है, और बालोतरा के पश्चात खारा पानी हो जाता है। और ये जो बांडी नदी है, बांडी नदी अत्यधिक प्रदूषित नदी है। तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी अगर पूछ ले तो कौन सी नदी हो जाएगी? बांडी नदी हो जाएगी। अब ये हमने डायग्राम से देख लिया, अब हम इसको पढ़ते हैं डिटेल के अंदर। तो अब हम इसकी सहायक नदियाँ पढ़ते हैं, बाईं ओर से गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं लीलड़ी नदी। इसका उद्गम जवाजा अजमेर से होता है, पाली में लूणी में विलय होती है। कहाँ पर विलय होती है? तो ये पाली के अंदर इसका विलय हो जाता है। फिर एक गुहिया नदी आती है, कौन सी? गुहिया, और यह खारिया नीव गांव पाली से इसका उद्गम होता है, तथा पाली में ही लूणी में विलय हो जाती है। पाली में इसका उद्गम होता है और पाली के अंदर ही किस में मिल जाती है? ये लूणी के अंदर मिल जाती है। तो ये गुहिया भी ध्यान रखना किसकी सहायक है? लूणी की सहायक है। फिर आती है बांडी फर्स्ट नदी। बांडी फर्स्ट नदी पश्चिम अरावली ढाल पाली से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो ये पश्चिमी अरावली ढाल से निकलती है, पाली से, तथा जोधपुर में पाली की सीमा पर लाखर गांव या लालसाणी गांव, कौन से गांव? लाखर गांव या फिर लालसाणी गांव में लूणी में विलय हो जाती है। बांडी नदी सूती वस्त्र उद्योग के कारण सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, किसके कारण प्रदूषित है? तो यह सूती वस्त्र उद्योग के कारण सर्वाधिक प्रदूषित नदी हो गई बांडी नदी। इस नदी पर पाली जिले में हेमावास बांध बना हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। हेमावास बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये बांडी नदी पर हो गया, हेमावास बांध पाली। फिर अगली नदी देखते हैं, इसकी सहायक नदी सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी देसूरी पाली से, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो देसूरी पाली से जालोर से होती हुई बाड़मेर के समदड़ी गांव में लूणी में विलय होती है। कहाँ से निकलती है? जालोर से होती हुई बाड़मेर के समदड़ी गांव लूणी में विलय हो जाती है। जालोर में सुकड़ी नदी पर बाकड़ी बांध बना हुआ है। जालोर में क्या बना हुआ है इसके ऊपर? तो जालोर में सुकड़ी नदी पर बाकड़ी बांध बना है, तथा इस नदी पर जालोर दुर्ग स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, सुकड़ी नदी पर क्या बना हुआ है? बाकड़ी बांध स्थित है, और जालोर दुर्ग भी कौन सी नदी पर हो गया? सुकड़ी नदी पर। इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं सुकड़ी की। अब तो सहायक नदी मीठड़ी है। मीठड़ी किसकी सहायक नदी है? सुकड़ी की, जो पश्चिमी अरावली पाली से निकलती है, और ये भी कहाँ से निकलती है? पश्चिम अरावली पाली से। फिर अगली नदी आती है जवाई नदी, इंपॉर्टेंट नदी है जवाई नदी। गोरिया गांव पाली से इसका उद्गम होता है। इसके पश्चात पाली व जालोर में प्रवाहित होते हुए बालोतरा बाड़मेर के निकट लूणी में विलय हो जाती है। कहाँ पर विलय होता है इसका, जवाई नदी का? तो बालोतरा बाड़मेर में। जवाई की एक सहायक नदी खारी नदी है। तो जवाई की सहायक नदी कौन सी हो गई? खारी नदी, जो साइला गांव बाड़मेर जालोर की सीमा पर जवाई नदी में विलय होती है। जवाई की सहायक नदी मथाई नदी पर रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। तो ये रणकपुर जैन मंदिर पूछे जाते हैं, कौन सी नदी पर हो गए? तो मथाई नदी पर स्थित है। पाली जिले में जवाई नदी पर सुमेरपुर नामक स्थान पर जवाई बांध बना हुआ है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। किसको? जवाई बांध को। अब जवाई बांध देख लेते हैं। जवाई बांध कहाँ स्थित है? तो सुमेरपुर पाली के अंदर स्थित है। इस बांध में पानी की कमी होने पर उदयपुर की सेई परियोजना या सेई जल सुरंग से पानी की आपूर्ति की जाती है।
और इस जमाई बांध के अंदर जब पानी की कमी हो जाती है तो उदयपुर की सेई परियोजना या सेई जल सुरंग से इसको क्या की जाती है, पानी की आपूर्ति की जाती है। जमाई बांध से पाली, जोधपुर, जालोर व सिरोही को पेयजल आपूर्ति होती है। तो कौन कौन से जिलों को पेयजल आपूर्ति होती है? तो जमाई से होती है पाली को, जोधपुर को, जालोर व सिरोही। पाली, जोधपुर, जालोर और सिरोही। तो ये ध्यान रखना। सेई जल सुरंग या परियोजना राजस्थान की पहली जल सुरंग है। तो राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी है? सेई जल सुरंग। जो कितने किलोमीटर लंबी है? तो 11.2 किलोमीटर लंबी है। साइला गांव में जवाई व खारी के विलय के बाद यह नदी सुकड़ी थर्ड के नाम से जानी जाती है। इस नदी को क्या कहते हैं? साइला गांव में जब ये जवाई और खारी नदी, इन दोनों का विलय हो जाता है, कौन कौन सी नदियों का? जवाई और खारी का, तो इसको क्या बोलते हैं? सुकड़ी थर्ड। फिर आती है अगली खारी नदी, जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से। तो खारी नदी कहाँ से निकलती है? जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से निकलती है तथा जवाई में मिल जाती है। किसके अंदर मिलती है? तो जवाई में मिलती है। जवाई की सहायक नदी हो गई। फिर एक नदी आती है सागी नदी, और सागी शेरगढ़ अरावली की पहाड़ी सिरोही से निकलकर जालोर में प्रवाहित होती है। कहाँ से निकलती है? शेरगढ़ अरावली की पहाड़ी से निकलकर, सिरोही से निकलकर जालोर में प्रवाहित होती है। होती हुई बाड़मेर जिले के गांधव से लूणी नदी में विलय हो जाती है। कहाँ विलय हो जाती है? लूणी नदी के अंदर। फिर आगे एक पॉइंट आता है रेल या नाडा। ये पूछा गया है कि रेल या नाडा क्या होता है। तो रेल या नाडा किसे कहते हैं? जालोर में लूणी के अपवाह क्षेत्र को रेल या नाडा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधा सीधा पूछा जाता है कि रेल या नाडा क्या होता है। तो जालोर के अंदर लूणी नदी के अपवाह क्षेत्र को रेल या नाडा कहा जाता है। लूणी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर आदि जिलों में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में विलय होती है। किसमें मिल जाती है? तो एक कच्छ के रण में विलय होता है इसका। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर होती है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। बालोतरा तक लूणी का पानी मीठा होता है। जोधपुर में लूणी नदी पर जसवंत सागर या पीचियाक बांध बना हुआ है। तो जसवंत सागर बांध या पीचियाक बांध कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर के अंदर स्थित है, लूणी नदी पर। राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में लूणी नदी का अपवाह तंत्र कितना है? तो कुल अपवाह तंत्र के अंदर लूणी का अपवाह तंत्र है 10.40%। कितना है? 10.40%। सुजलाम सुफलाम परियोजना माही नदी में सफाई के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम है। तो सुजलाम सुफलाम परियोजना ये पूछी गई है एग्जाम के अंदर, कौन सी नदी के लिए चलाई गई? तो ये माही नदी के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम है। सुजलाम परियोजना बाड़मेर में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्राम्बेक, महाराष्ट्र के द्वारा चलाई गई एक पेयजल परियोजना है। ये क्या है? एक पेयजल परियोजना है। अब देखते हैं, तो ये लूणी नदी अपनी कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें देखते हैं राजस्थान में कुल नदी बेसिन कितने हैं। तो राजस्थान में कुल नदी बेसिन तो है 15, और उप बेसिन अगर पूछ ले तो उप बेसिन है 58। तो कुल नदी बेसिन तो हो गए 15 और उप बेसिन हो गए 58। अब नदी और उप बेसिन देखते हैं। तो लूणी नदी पर कितने उप बेसिन स्थित है? लूणी नदी पर स्थित है 12। कितने उप बेसिन स्थित है? 12। और बनास नदी पर, तो बनास नदी पर है 10 उप बेसिन। चंबल नदी पर है 7, और माही पर है 6। माही पर कितने उप बेसिन स्थित है? तो 6। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं नोट के अंदर, वो पढ़ लेते हैं। राजस्थान राज्य की जल नीति, तो ये जल नीति कब लागू हुई? ये 18 फरवरी 2010 को। राजस्थान राज्य की जल नीति कब आरंभ हुई? 18 फरवरी 2010 को। बीकानेर व चूरू राजस्थान के वे जिले हैं जहां से कोई नदी नहीं निकलती है। तो राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जहां से कोई भी नदी नहीं गुजरती? वो हैं बीकानेर और चूरू। बीकानेर संभाग में राजस्थान में न्यूनतम नदियां हैं। तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा हो गया? बीकानेर। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग अगर पूछा जाए तो हो गया कोटा। तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां झालावाड़ जिले से होती है। कहाँ से होती है? झालावाड़ जिले से।
राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम, तो सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये उदयपुर से होता है। राजस्थान में अधिकतम नदियां, और अधिकतम नदियां कहाँ स्थित है, तो अधिकतम नदियां चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। आगे देखते हैं, अजमेर जिले में तीनों प्रकार का अपवाह तंत्र स्थित है। अजमेर जिले के अंदर तीनों प्रकार का अपवाह तंत्र स्थित है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र, और कौन सा अपवाह तंत्र हो गया, आंतरिक अपवाह तंत्र है। तो ये तीनों अपवाह तंत्र कहाँ स्थित है, अजमेर के अंदर। राजस्थान में सबसे लंबी नदी, राजस्थान में सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो कौन सी होगी, चंबल नदी। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी होगी चंबल। केवल तथा पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो केवल तथा पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, बनास। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो चंबल। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, घग्गर। मरु क्षेत्र या पश्चिम क्षेत्र की सबसे लंबी नदी, तो मरु क्षेत्र या पश्चिम क्षेत्र की कौन सी हो गई, लूणी। दक्षिण राजस्थान या आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण के अंदर हो गई माही। पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो पूर्वी की है चंबल। और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा पूछ ले तो स्वर्ण रेखा कौन सी है, माही नदी। पांचना बांध से जलापूर्ति अजान बांध भरतपुर को होती है। पांचना बांध कहाँ स्थित है, तो ये करौली के अंदर स्थित है। और इस बांध से जलापूर्ति किसको होती है, तो ये अजान बांध भरतपुर को होती है। अजान बांध कहाँ स्थित है, तो भरतपुर के अंदर स्थित है। इसको जल आपूर्ति करता है पाषाणा बांध। अब हम देखते हैं जल ग्रहण क्षेत्र या क्षमता। जल ग्रहण क्षेत्र के अंदर हम देखें तो सबसे सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका, बनास नदी का है। तो इसका अवरोही क्रम हम देखते हैं जल ग्रहण क्षेत्र का। तो सबसे पहले आएगा सर्वाधिक बनास का, फिर लूणी, फिर चंबल और फिर माही। बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, तो यह है 46,570 किलोमीटर। लूणी नदी का कितना है, तो 34,250 वर्ग किलोमीटर। चंबल नदी का कितना है, 29,110 वर्ग किलोमीटर। और वहीं माही नदी का कितना है, 16,030 किलोमीटर। तो यह अवरोही क्रम हो गया जल ग्रहण क्षेत्र के अकॉर्डिंग। तो बनास, लूणी, चंबल और माही, बनास, लूणी, चंबल और माही। कुल जल ग्रहण क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो बनास का कितना है, बनास कितना है कुल जल ग्रहण क्षेत्र का, 27.48। लूणी नदी कितना है, तो ये 20.12। चंबल 17.18% और माही ये 9.46%। तो ये हो गया जल ग्रहण क्षेत्र हो गया। अब लंबाई के अनुसार अगर हम देखें तो इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, लंबाई में सबसे लंबी चंबल, माही, बनास और फिर लूणी। तो लंबाई के अनुसार हो जाएगा सबसे लंबी नदी है चंबल, चंबल के बाद में है माही, फिर बनास और फिर लूणी। अपवाह तंत्र के अनुसार नदियों का क्रम, अपवाह तंत्र के अकॉर्डिंग देखें तो सर्वाधिक अपवाह तंत्र चंबल 70,000 वर्ग किलोमीटर, फिर लूणी 35,000 वर्ग किलोमीटर, बनास 33,000 किलोमीटर और माही 16,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये अपवाह तंत्र के अनुसार हो गया नदियों का क्रम। अब आगे देखते हैं जल विभाजक रेखा। यह राजस्थान के अपवाह तंत्र को बंगाल की खाड़ी व अरब सागरीय अपवाह तंत्र में विभक्त करने वाली रेखा है। तो जल विभाजक रेखा क्या है, यह राजस्थान के अपवाह तंत्र को बंगाल की खाड़ी और अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंदर विभाजित करती है, जो अरावली पर्वत श्रेणी के सहारे उत्तर पूर्व से शुरू होकर अजमेर तक पहुंचती है। कहाँ से शुरू होती है, तो अरावली पर्वत श्रेणी के सहारे उत्तर पश्चिम से शुरू होकर अजमेर तक पहुंचती है। अजमेर से यह दक्षिण की ओर मुड़कर राजसमंद से होते हुए उदयपुर तक जाती है। राजसमंद से होते हुए कहाँ जाती है, उदयपुर तक। उदयपुर में यह बेड़च व सोम नदियों के बीच से पूर्व की ओर मुड़कर चित्तौड़ तक पहुंचती है तथा चित्तौड़गढ़ से दक्षिण में मुड़कर एमपी में चंबल व माही नदियों से होते हुए कहाँ चली जाती है, विंध्याचल तक जाती है। आगे देखते हैं, तो ये हो गया जल विभाजक रेखा हो गया, अरावली के सहारे आती है तो अजमेर तक जाती है, उसके पश्चात राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ और अंततः एमपी के अंदर एमपी तक चली जाती है। ये जल विभाजक रेखा हो गई। अब प्रमुख जलप्रपात देखते हैं, तो भीमताल जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो भीमताल जलप्रपात है मांगली नदी पर बूंदी में।
तो ये ध्यान रखना। ये जलप्रपात भीमताल जलप्रपात है मांगली नदी पर बूंदी में। चूलिया जलप्रपात, ये चूलिया जलप्रपात स्थित है चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर, चित्तौड़गढ़ में। और मैनाल जलप्रपात, तो ये मैनाल नदी पर भीलवाड़ा में स्थित है, मैनाल नदी पर भीलवाड़ा में। फिर आते हैं नदियों के किनारे बसे शहर। अब चंबल नदी के ऊपर देखते हैं कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो चंबल नदी पर एक तो है भैंसरोडगढ़, रावत भाटा, कोटा और केशोरायपट्टन या आश्रयपट्टनम। क्या नाम है इसका? आश्रयपट्टनम। ये कौन सी नदी पर है? ये चंबल नदी पर। फिर देखते हैं काली सिंध नदी पर। तो काली सिंध नदी पर है गागरोन। काली सिंध नदी पर कौन सा शहर स्थित है? गागरोन। चंद्रभागा नदी पर, तो चंद्रभागा नदी पर है झालरापाटन। और बनास नदी पर है नाथद्वारा और टोंक, नाथद्वारा, राजसमंद और टोंक। और कोठारी नदी पर हो गया बागोर। कोठारी नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो बागोर स्थित है। खारी नदी पर देखते हैं आसिंद। और ये आसिंद कहाँ स्थित है? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। विजयनगर, अजमेर और गुलाबपुरा भीलवाड़ा, ये तीनों कहाँ स्थित है? ये खारी नदी के ऊपर स्थित है। आसिंद भीलवाड़ा, विजयनगर, अजमेर और गुलाबपुरा भीलवाड़ा। माही नदी के ऊपर देखें तो बेणेश्वर और गलियाकोट। बेणेश्वर और गलियाकोट कौन सी नदी पर है? माही नदी पर। और लूणी नदी पर बालोतरा हो गया। बालोतरा कौन सी नदी पर स्थित है? लूणी नदी पर। और जवाई नदी पर सुमेरपुर। सुमेरपुर पाली कहाँ स्थित है? जवाई नदी पर। तो ये राजस्थान की नदियों वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।